हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं ये है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट बीए प्रोग्राम का हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, और ये हमारे फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हमें देखना है महिलाएं, किसान और आदिवासी तथा आर्य समाज, यानी कि हमें ये तीन सब टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं और उसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट यूनिट है ये कम्प्लीटली कवर अप हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें पढ़ना है महिलाओं के बारे में कि 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के अंतर्गत महिलाओं की कैसी स्थिति थी। इस समय काल में महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। महिलाओं के साथ भी अत्याचार, भेदभाव, अन्याय आदि किए जाते थे। अब ये तो स्टार्टिंग से लेके एंशियंट हिस्ट्री से लेके और जो हमारा मॉडर्न टाइम है, ठीक है, यहाँ तक का सेम ही चलता आ रहा है। बट हाँ, कुछ एरियाज हैं जैसे कि दिल्ली हो गई, ठीक है, जो अब आधुनिक बन चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर इतना महिलाओं के साथ नहीं अत्याचार किया जाता। बट अगर भी हम ऐसे जगहें देखते हैं जहाँ पे पिछड़ी सोच को फॉलो किया जाता है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि महिलाओं के साथ भेदभाव भी किया जाता है, अन्याय भी किया जाता है और अत्याचार भी किया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रमुख मुद्दे हम देख लेते हैं कि मेन कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे तब। तो सती प्रथा, सती प्रथा आप सभी लोग जानते होंगे। अगर कोई औरत है, उसका हस्बैंड खत्म हो जाता है, तो उसके चिता के साथ ही उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था, ये सोच के कि मतलब उसके बाद उसका पति खत्म हो गया तो वो किसके साथ रहेगी, विधवा बन के जिएगी, वो उसका जीवन बोझ हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो लोग क्या करते थे, उसके मरे हुए पति की चिता के साथ ही ना जिंदा औरत को जला देते थे। और इसको बोलते थे कि हमारे ये धर्म में लिखा हुआ है। इसको ही बोलते थे सती प्रथा, जिसका उन्मूलन राजा राम मोहन रॉय ने किया था। वो उनके बहुत सारे प्रयासों के बाद अंग्रेज़ों ने एट द एंड सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है बाल विवाह। बाल विवाह अब तो खैर नहीं है क्योंकि गैर कानूनी कर दिया गया है। बट अगर आप अपनी एंशियंट हिस्ट्री उठा के देखते हैं तब बाल विवाह बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, मतलब लड़की और लड़के होते नहीं थे पूरे 10 साल के, उससे पहले उनकी शादी करा दी जाती थी। इससे क्या होता था कि एक तो दोनों को इतना फ्रीडम नहीं होता था कि वो चूज़ कर सकें। चूज़ करेंगे भी कैसे, वो तो खुद बच्चा दिमाग होते थे उस टाइम पे। और उसके अलावा लड़कियां इतनी नहीं समझदार हो पाती थी कि वो किसी और के घर में जाके रह सकें। उनको छोटी सी उम्र में ही दूसरों के घरों में जाके रहना पड़ता था। लड़कियों को पराया दहेज कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें बाल विवाह के अंतर्गत आती थी और इसके ऊपर भी अब इस चीज़ को भी इलीगल कह दिया गया है। नेक्स्ट है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा तो आप सभी लोग जानते होंगे, आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दहेज दिया जाता है जब एक लड़की की शादी होती है। तो ये एक प्रथा है, ठीक है, एक कुरीति है हमारे समाज में कि एक तो लड़की अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के किसी और के परिवार में रहने जा रही है, एडजस्ट करेगी। और ऊपर से उसी के माँ बाप इतनी भारी शादी करने के बाद या जैसे भी वो लोग करते हैं उसके बावजूद अलग से दहेज देंगे। और दहेज में भी थोड़ा बहुत नहीं, उनको सोना चांदी अटम शटम सब कुछ चाहिए होता है। तो ये होती है दहेज प्रथा। और दहेज अगर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, ससुराल वाले मारपीट करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको दहेज प्रथा कहते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो इस प्रथा को फॉलो नहीं करते, बट जो पिछड़े सोच वाले लोग होते हैं ना, वो आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता था कि लड़की की शादी हो रही है तो जो माँ बाप होते थे ना, उनकी जिम्मेदारी होती थी कि उनको दहेज देना है। लड़के वाले आगे से मुंह खोल के उनसे दहेज मांगते थे कि ला हमें दहेज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। चाहे जो लड़की के माँ बाप हैं वो उसको देने के काबिल हों या ना हो, उन्हें मतलब नहीं होता था। वो सामने से डिमांड रखते थे कि हाँ इतना पैसा, इतना सोना, इतना सामान चाहिए, दे सकते हो तो हम आपकी बेटी से शादी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और अगर वो लड़की दहेज लेके नहीं आ पाती थी और किसी भी रीज़न से वो लड़का उससे शादी करता था, तो बाद में क्या करते थे, उसके ऊपर अत्याचार करते थे। तो इसको भी इलीगल अब के टाइम में कर दिया गया है कि अगर दहेज प्रथा के अंतर्गत किसी भी लड़की का शोषण किया जाता है तो ये इलीगल होगा, और जो ससुराल वाले होते हैं या जो उसका हस्बैंड होता है उसको सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा पुरुष प्रधान समाज। ये तो आज में भी है। जहाँ पे लड़कियां हैं ना वहाँ पे लड़कों को, मतलब लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा ये समझा जाता है कि लड़कियां काबिल नहीं है। बट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हर एक फील्ड में लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे जो समाज होता है ना, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज होता है, वहाँ पे लोगों का ये मानना होता है कि जो पुरुष है ना वो सर्वोपरि हैं। एक घर में अगर पुरुष है तो उस घर को माना जाता है हाँ ये घर ठीक से चल रहा होगा। ठीक है, अगर एक एरिया है जहाँ पे पुरुषों का ज़्यादा दबदबा रहता है तो उस एरिया में जो महिलाएं होती है ना,
उनके साथ तो शोषण हो ही रहा है, उसके अलावा बाहर वाले लोग सोचेंगे कि हाँ मतलब जो पुरुष हैं उनका राज है, तो लोग डर के रहते हैं। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि पुरुष को ना एक ऐसा बना दिया गया है कि आदमी है, ठीक है, एकदम अच्छा होगा, हट्टा कट्टा होगा, और अगर हम उससे कुछ बोलेंगे तो मतलब लोग नहीं बोल पाते, जानवन सी बात है। नहीं तो जब एक लड़का खड़ा होता है ना तो उससे लोग झेपते हैं, बट अगर लड़की होगी ना उसको चार बातें सुना के चले जाएंगे। और इसमें क्या आता है पुरुष प्रधान समाज में कि जो महिलाएं होती है ना उनको पुरुष से कम अवसर दिए जाते हैं, मतलब जहाँ पे पुरुष को ज़्यादा अवसर दिए जाएंगे वहीं पे महिलाओं को कम दिए जाएंगे। ठीक है, और जो पुरुष प्रधान समाज होते हैं ना पूरा का पूरा, चाहे वो एक घर हो, चाहे वो एरिया हो, या पूरा स्टेट हो, या पूरा देश हो, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज होगा ना वहाँ पे पुरुषों की ही बातचीत चलती है, पुरुषों का ही जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला कहा जाता है, महिलाओं को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो आज के टाइम में खैर महिलाएं जो हैं वो किसी भी कैटेगरी में या किसी भी ऐसे फील्ड में पीछे नहीं है, हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो अब पुरुष प्रधान समाज कम हो गया है, बट अगर आप गाँव में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा वही होती है, आप लोग जानते होंगे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को पीट रहा है, ठीक है, मार रहा है, ये सारी चीज़ें घरेलू हिंसा में आती हैं कि महिला के साथ जब उसके हस्बैंड या उसके परिवार का कोई और सदस्य मारपीट करता है या उसको टॉर्चर करता है, उसको घरेलू हिंसा बोलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का अभाव, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, ये समझा जाता है कि आदमी है, आदमी पढ़ लेगा बढ़ जाएगा, बट महिला है, पढ़ के क्या करेगी, शादी करनी है, ठीक है, आगे परिवार संभालना है, ये सब सोच के और महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, जिस वजह से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि महिलाओं के अंदर, यानी कि महिला समाज में जो शिक्षा है ना वो बहुत ज़्यादा कम थी। नेक्स्ट है सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव तो होता ही होता है, एक लड़का और एक लड़की के बीच में जब भेदभाव की बारी आती है ना तो बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। और अगर हम अपना हिस्ट्री देखते हैं 1800 और 1900 के अराउंड वाला, तब आप ये चीज़ देखेंगे कि जो महिलाएं होती थी ना उनको इतना ज़्यादा अवसर नहीं दिया जाता था जितना पुरुषों को दिया जाता था। अगर महिलाएं काम कर रही होती थी तो पुरुष को ज़्यादा सैलरी देंगे और महिला को कम देंगे। उसी के साथ साथ जो काम करने के घंटे होते थे ना महिलाओं को ज़्यादा काम करवाते थे, पुरुषों को कम करवाते थे। उसके अलावा सामाजिक तौर पर या फिर घरेलू तौर पर कोई फैसला लिया जाता था, कोई भी निर्णय लेने का प्रयास किया जाता था, उस टाइम पे महिलाओं की ना सुन के पुरुषों की सुनी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाती हैं? सामाजिक भेदभाव में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कि ये जो हमने मुद्दे पढ़े हैं इनके समाधान के लिए अनेक सुधार किए गए थे, जिसमें ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय आदि जैसे कुछ प्रमुख विचारक तथा समाज सेवक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रथम विद्यालय बनवाया गया जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए था, ताकि लड़कियां आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें। अभी हमने देखा था ना शिक्षा का अभाव, तो उस चीज के विरुद्ध क्या किया ज्योतिबा फुले ने? सीधा सीधा स्कूल ही बना के खड़ा कर दिया कि लड़कियां हम जाके इस स्कूल में पढ़ेंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जो पूरा जीवन था वो दलित वर्गों के लिए समर्पण कर दिया था, कि दलित वर्गों की सेवा करी उन, और दलित वर्ग के मसीहा कहलाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए भी काम किया, महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाई, क्योंकि उनका ये मानना था ना कि समाज में अगर सबसे ज़्यादा भेदभाव या किसी का शोषण किया जाता है ना तो वो दलित वर्ग और महिलाएं होती हैं जिनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तो महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई थी। उसी के साथ साथ राजा राम मोहन रॉय हैं, इनके अनगिनत प्रयासों द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हो सका तथा महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। यहाँ पे बल होगा, ये बोल हो गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में तथा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया, कि ना केवल एक पर्सन, मतलब जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ज्योतिबा फुले थे, ठीक है, इन्होंने आंदोलन के थ्रू सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई, साथ ही साथ जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय है, इन्होंने जो समाज चलाए थे जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, इनके माध्यम से भी समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश करी थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी। अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है किसान, जहाँ पे हमें किसानों के बारे में पढ़ना है। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं 19वीं शताब्दी में किसानों से जुड़े हुए कुछ प्रमुख मुद्दे। भू राजस्व नीतियाँ।
प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल तक एक जटिल समस्या बनकर उभरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने भू राजस्व और नीतियां बनाई थी जिसके द्वारा किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण किया जाता था। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पिछले ही सेमेस्टर में हमने पढ़ा है कि किस तरीके की अंग्रेजों ने नीतियां बनाई थी ताकि वो किसानों से ऋण वसूल सके, यानी कि किसानों से जो टैक्स था उसकी वसूली कर सके। हमने पढ़ा था महालवाड़ी बंदोबस्त, उसके अलावा स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, ये सारे बंदोबस्त में क्या था, किसी में जो है वो अंग्रेज जी सरकार जो है वो किसान जो होते थे उनसे डायरेक्ट कर वसूल रही थी। कहीं पे जमींदारों को बीच में लाया गया था और जमींदार भी क्या करते थे, बहुत ज़्यादा कर उनके ऊपर लगाते थे और कर में दब के क्या हो रहे थे, किसानों का शोषण हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी जो कर की नीतियां थी, इसके अंदर किसी भी नीति में ऐसा नहीं था कि जो किसान थे ना उनका लाभ हो रहा हो या किसान को थोड़ी भी रियायत मिल रही हो, बल्कि किसानों के ऊपर हर एक नीति द्वारा और ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश की जा रही थी, जिसके वजह से आर्थिक और सामाजिक रूप से किसानों का शोषण हो रहा था। नेक्स्ट है, भू राजस्व नीतियों के कारण भारतीय किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे, जिस कारण किसानों के बीच आर्थिक संकट का एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा। अब सीधी सी बात है ना, जो भी नीति लगाई जा रही है उसमें क्या हो रहा है, किसानों के ऊपर और ज़्यादा कर्ज का बोझ डाला जा रहा है। अब एक पर्सन है, अगर उसकी कमाई जो है वो 10 रुपए की है, उसके ऊपर आप जो है वो 12 रुपए का कर्ज लगा रहे हो, तो क्या होगा, वो अपनी पूरी कमाई भी आपको दे देगा, फिर भी वो 2 रुपए से कर्ज में डूब जाएगा। सेम कंडीशन हमारे भारतीय किसानों के साथ उस टाइम पे हो रही थी, जिसके वजह से उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा था। जमींदार द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण किया जाता था। अभी मैंने आपको बताया जमींदारी प्रणाली। जमींदारी प्रणाली में क्या होता था, जो किसान होते थे ना, किसानों से जमींदार ऋण वसूलते थे और जमींदार जो ऋण वसूलते थे ना, उनका एक परसेंटेज रहता था कि आप इतना परसेंट रखोगे और बाकी का सारा जो ऋण जितना भी जमा होगा ना, जितना भी टैक्स मिलेगा, राजस्व मिलेगा, वो सारा का सारा उठा के वो अंग्रेजी सरकार को दे देंगे। तो देखिए, जमींदार होते तो भारतीय थे, लेकिन वो काम किसके लिए करते थे, अंग्रेजों के लिए करते थे, और वो शोषण किसका करते थे, भारतीय किसानों का। तो इस वजह से जो जमींदार लोग होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा शोषण कर देते थे। कई बार जो महिलाएं होती थी और बच्चे होते थे ना, उनसे ज़्यादा टाइम तक काम करवाते थे, लेकिन उनको ज़्यादा पैसा नहीं देते थे, उनको पैसा कम देते थे। और जो किसान होते थे, ठीक है, उनसे क्या कर लेते थे कि उनको अगर पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे के बदले ज़मीन ले लेते थे, उनसे छीन लेते थे, या उनके ऊपर ब्याज की दरें इतनी ज़्यादा लगा देते थे कि वो लोग ऋण जो होते थे उसको चुका ही नहीं पाते थे। टैक्स इतना लगा देते थे कि आपका इतना गज का ज़मीन है तो आपको इतना टैक्स देना होगा। जब उस इंसान को कमाई ही उतनी नहीं हो पा रही है तो वो कैसे इतना ज़्यादा कर्ज दे देगा, ये बात आती है ना दिमाग में। तो यही सारी चीज़ें उस टाइम पे भारतीय किसानों के साथ चल रही थी। सामाजिक परिस्थितियों के साथ प्राकृतिक परिस्थितियां भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण समस्या बनकर उभरी, जैसे कि सूखा और बाढ़। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि जो सामाजिक परिस्थितियां थी ना सिर्फ वही किसानों पर इफेक्ट डाल रही थी, बल्कि जो प्राकृतिक समस्याएं भी थी ना उससे भी किसान बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। जैसा कि सूखा या बाढ़। सूखे में क्या होता है, बारिश ही नहीं होती। अब जब किसान थे, किसान मतलब इतने अमीर तो थे नहीं भारतीय किसान के उनके ऊपर सिंचाइयों के लिए नहरें उनके खेतों में बह रही हो या उनके पास ट्यूबवेल हो, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो किस पे निर्भर थे, बारिश के ऊपर। तो कभी कभी तो बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि बाढ़ आ जाती थी, फसलें डूब जाती थी और ख़राब हो जाती थी। या कभी कभी ऐसा होता था कि बारिश ही नहीं होती थी, वहां पर बीज डाल दिए, बीज बो दिया। अब एक किसान कहाँ तक पानी देगा खेतों में अकेले, तो बारिश का इंतजार होता था, लेकिन बारिश नहीं होती थी, जिसकी वजह से फसलें जो होती थी वो खराब हो जाती थी। अब फसलें खराब हो गई हैं, बट उसके बावजूद भी जो जमींदार होते थे या फिर जिस भी मेथड से ये लोग राजस्व वसूलते थे ना, वो लोग ये नहीं देखते थे कि जो किसान है उसका सूखा पड़ गया था या बाढ़ आ गई थी, इस वजह से उसकी फसल नहीं हुई, उसकी कमाई नहीं हुई। वो ये चीज़ नहीं देखते थे। वो क्या बोलते थे, तुम्हें इतना कर्ज देना है तो देना है, तुम्हें इतना राजस्व देना है तो देना है, हमें नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ। तो इसी वजह से जो भारतीय किसान थे वो इस जाल में फंसते चले जा रहे थे। कौन से जाल में, ये जो ट्रैप बन जाता है ना कर्ज का, इसके अंदर वो लोग दबते जा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों द्वारा कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिस कारण भारतीय किसान के पास कृषि के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, चालाकी दिखाई कि जो किसान होते थे थोड़ा बहुत काम कर लेते थे अपने घरों में, जैसे
जो चटाइयाँ होती थी उनको बुन लेते थे, उसके अलावा स्वेटर वगैरह बुन लेते थे, या छोटा मोटा जैसे पंचर लगाना, ऐसे छोटे छोटे काम होते थे जो किसानी के अलावा ये भी करके अपना घर चला लेते थे। तो उसके ऊपर भी क्या किया, अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया कि अंग्रेज़ों से बिना पूछे कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है, घरों में, या फिर कोई भी ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी। जिससे क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ। अब जो किसान होते थे वो तो घर में ही थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, उसके अलावा अब तो वो भी नहीं कर सकते। और अगर अंग्रेज़ों के पास जाएंगे कि भैया हमें ये काम करना है, तो वो क्या बोलेंगे कि पहले आप इतना पैसा पे करो तब हम करने देंगे, या आपकी अगर कमाई 100 रुपये की हो रही है उसमें से 90 रुपये आप हमें दो तब हम करने देंगे। तो इससे क्या हो रहा था, भारतीय किसानों का शोषण हो रहा था। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल का निर्यात किया जाता था तथा तैयार माल का आयात किया जाता था भारत में। अंत तैयार माल भारतीय बाजार में ऊंचे कीमतों पर बेचा जाता था। अब देखो, कच्चा माल कहाँ से जा रहा है, ब्रिटिश भारत से, ठीक है, और उसी माल से प्रोडक्ट बन के कहाँ पर आ रहा है, वापस भारत में आ रहा है, और उसी को ऊंचे दाम में किसको बेचा जा रहा है, भारतीयों को, यानी कि भारत ही उसको तैयार कर रहा है, लेकिन वो ले जा ब्रिटिश रहे हैं, और वहां से मतलब ब्रिटेन ले जा रहे हैं और वहां से वापस लेके आ रहे हैं, और भारतीय किसानों को, भारतीय मजदूरों को, भारतीय लोगों को ही वो लोग ऊंचे कीमतों पर बेच रहे हैं। तो इससे लॉस किसका हो रहा है, मेहनत भी भारतीय लोगों की जा रही है और लॉस में भी भारतीय लोग ही हैं। मशीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोग, यानी कि जो अंग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा मशीनों का उपयोग करने लगे थे, जिसके वजह से जो भारतीय कारीगर थे या फिर जो भारतीय किसान थे ना, वो चाहे फसल के रूप में हो, चाहे वो कच्चे माल के रूप में हो, चाहे वो तैयार माल के रूप में हो, वो जो ब्रिटेन से जो सामान आता था ना उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक हाथ से बनाई हुई चीज़ और एक मशीन से बनाई हुई चीज़ में फ़र्क होता है ना, क्वालिटी में फ़र्क होता है, उसी के साथ साथ टाइम का कंजप्शन कम होता है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से जो अंग्रेज थे ना, इसके द्वारा वो किसानों का शोषण कर रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा किसानों का शोषण होता है, क्योंकि उनको कमाई का कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उनसे वसूलने के लिए सभी लोग तैयार खड़े थे। अब हम देखते हैं कि जो इतनी सारी समस्याएं थीं भारत में किसानों को लेके, तो उनका समाधान कैसे किया गया था। तो वर्ष 1920 से 1940 के बीच बहुत सारे किसान संगठन बने थे, ठीक है, जैसे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा जो कि बिहार के लिए थी, और उसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा जो कि पूरे के पूरे भारत के लिए थी। ये दो नाम मैंने एग्जाम्पल में लिख दिए हैं ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सकें। फिर हुआ था नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह क्या था, यह विद्रोह 1859 से 1862 के बीच हुआ था, जहां पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। और अंत क्या होता है इसका, नील विद्रोह होता है, और इस विद्रोह के द्वारा किसान अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ एक्चुअल में नील विद्रोह था क्या। नील विद्रोह में क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, और जब वो नील उग जाता था तो उसको बाज़ार में ब्रिटिशर्स बेच देते थे, और जो इनकम उनको अर्न होती थी ना, उसका बहुत छोटा सा पार्ट वो किसान को दे देते थे, और बाकी का जितना भी उनको मुनाफा होता था, जितना भी बेनिफिट होता था ना, वो सारा का सारा वो लोग खुद रख लेते थे। तो देखो किसान इसमें कितने तरीके से लॉस में जा रहा है। एक तो उस बंदे की ज़मीन लग रही है, दूसरा वो अपनी मेहनत लगा रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, ठीक है, और एक बार जिस जगह पर नील की खेती हो जाती थी ना, उस जगह पर दोबारा से खेती नहीं की जा सकती थी। और सेम ही विद्रोह हुआ था अफीम के लिए, और अफीम की भी सेम ही कंडीशन थी कि उगा भारतीय किसान रहे थे, लेकिन सारा का सारा बेनिफिट कौन ले रहा था, ब्रिटिशर्स ले रहे थे, और बहुत छोटा सा पार्ट जो होता था वो किसान को दे दिया जाता था, जिस वजह से वो लोग अपना पेट भी नहीं पाल पाते थे। और जहाँ पर अफीम की खेती हो जाती थी वहाँ पर दोबारा से खेती नहीं हो सकती थी कई सालों तक, जैसे कि नील की खेती होने के बाद होता है। तो आप ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो। हालांकि मैंने इसमें अफीम का ऐड ऑन नहीं किया है, बट आपको मैं फिर भी बता देती हूँ, सेम कंडीशन थी, सेम हालात थे, बस उसमें अफीम उगाई जाती थी। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आदिवासी से जुड़े मुद्दे, जहाँ पर हम ये देखेंगे किस तरीके से आदिवासी लोगों का शोषण किया जाता था और उसके खिलाफ किस तरीके से आवाज़ उठाई गई। इस समय काल के दौरान भारत में कई जगह पर आदिवासी कबीले होते थे तथा भारत द्वारा आदिवासी लोगों अंग्रेजों द्वारा आदिवासी लोगों का शोषण किया जाता था। जंगलों को साफ करके उस जगह पर खेती कराई जाती थी, जिस कारण आदिवासी लोग अपना आवास खो देते थे। अंग्रेजों द्वारा कई सारे ऐसे कानून बनाए गए थे
जिससे आदिवासी लोगों के जीवन पर असर पड़ा था। वन कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत आदिवासी लोग जंगलों के अंदर नहीं जा सकते थे, यानी कि उनके जंगलों में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक जगह रह रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से, और फिर आपके ऊपर ही आपको एक तो वहां से भगा दिया जाए, ठीक है, और आपके जो घर है उनको उजाड़ दिया जाए, और उसके बाद आप ही के ऊपर ही प्रतिबंध लगाया जाए कि आप उस एरिया में दोबारा नहीं जा सकते, तो आपको कितना बुरा लगेगा ना। तो सेम कंडीशन उस टाइम पे आदिवासी लोगों के साथ थी। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आदिवासी लोग थे उनके समस्याओं का समाधान होता है। तो देखो, सबसे पहले होता है कोली विद्रोह। कोली विद्रोह क्या होता है? गुजरात और महाराष्ट्र के जो आदिवासी लोग होते हैं ना, वो कंपनी के जो नियंत्रण होते हैं इसके विरुद्ध 1829, 1839, फिर 1844 और 48 में विद्रोह कर देते हैं। अब कोली विद्रोह में क्या होता है, जो गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी लोग होते हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी नीतियों से खुश नहीं होते। किस किस सन में करते हैं? 1828, 39, 44 और 48 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। अब देखो, नाम अलग है, कोली और कोल, ठीक है। बुद्धो बागत के नेतृत्व में छोटा नागपुर के आदिवासियों ने अंग्रेज और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसको कोल विद्रोह कहा गया। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह क्या था? चक्र बिश्नोई बंसोई है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, चक्र बंसोई के नेतृत्व में तमिलनाडु और बंगाल तक की पहाड़ी आदिवासियों ने आदिवासी रीति रिवाजों में हस्तक्षेप और नए करों के लागू होने के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। तो देखो, सारे के सारे आंदोलन हो किसके खिलाफ रहे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और कर कौन रहे? जो आदिवासी लोग थे वो। बस उनके जो रीजंस है ना वो कुछ हद तक डिफरेंट हैं। अब देखो, पहला जो था कोली विद्रोह, उन्होंने नियंत्रण से परेशान होकर किया था। कोल विद्रोह ने क्यों किया? क्योंकि ये लोग साहूकार और अंग्रेज दोनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उसी के अलावा जो खोंड विद्रोह था वो क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था आदिवासी लोगों के रीति रिवाजों में और नए करों को अप्लाई कर दिया था, इस वजह से। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। ये बहुत फेमस विद्रोह रहा था। जो बिहार थे ना, बिहार के आदिवासियों ने साहूकार और जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन किया था, क्योंकि वो लोग इनके जो शोषण हो रहा था ना इनके द्वारा, उससे परेशान हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट और लास्ट सब टॉपिक है। तो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत अनेक समाज सुधारक आंदोलन हुए थे, जिसमें से आर्य समाज एक मेन समाज सुधारक आंदोलन रहा। हिंदू समाज में जितनी भी बुराइयां जो थीं वो प्रचलित थीं, तथा समाज में जितनी भी बुराइयां प्रचलित थीं, और जो ब्रिटिश सरकार था ना, इसके प्रभाव का पतन किया था किसने? आर्य समाज के अनुयायियों ने। अब देखो, आर्य समाज की जो स्थापना होती है वो मुंबई में होती है 1875 में, और इसकी स्थापना कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? जो समाज इसकी स्थापना हुई है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी है, तो क्यों करी है? उद्देश्य क्या था? ये लोग चाहते थे कि वेदों को वापसी लाया जाए, छुआछूत का उन्मूलन किया जाए, यहाँ पे का होगा बस, ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन किया जाए, और जो महिलाओं की शिक्षा है ना उस पर ध्यान दिया जाए, और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जाए। और नेक्स्ट है बाल विवाह का विरोध करते थे। तो ये जो आर्य समाज था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी, इन्होंने क्या करा? इन सभी उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए आर्य समाज की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि भूमिका क्या थी आर्य समाज की। तो हिंदू समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू समाज में सुधार लाने का प्रयास किया था और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया था। और नेक्स्ट है कि हम ये लिख सकते हैं कि जो वेद थे ना, वेदों की राह पर ये लोग भारतीय लोगों को दोबारा से लेके आए थे। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1897, ये यहाँ पे कम्प्लीटली कवर हो जाता है। बहुत जल्दी हम इसका जो यूनिट सेकंड है उसको
देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई डाउट हो तब भी आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।